students, today I will teach you two topics of chapter number 4 electoral politics class 9th subject civics. Topic number first, what is a universal adult franchise? सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है भाई? इट हैज़ बीन अडॉप्ट इन इंडिया, भारत में इसे क्यों अपनाया गया है? राइट टू एक्सप्रेस वंस चॉइस बाय वोट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। कहता है कि वोट देने के लिए एक की पसंद को व्यक्त करने का अधिकार या मत देने का अधिकार फ्रेंचाइज कहलाता है। When the right to vote of franchise is given to every adult in a country, it is called universal adult franchise। जब किसी देश में प्रत्येक अडल्ट को वोट देने का या मत देने का अधिकार दिया जाता है, उसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, उसे हम सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। Merits of universal adult franchise. It is based on political equality. ये political equality के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? राजनीतिक समानता के ऊपर आधारित है। मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? It is based on political equality means one person one vote is now the accepted प्रिंसिपल इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज। एक पर्सन को एक वोट देने का अधिकार होगा, ये प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री का एक प्रिंसिपल है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर आधारित है। एवरीबॉडी वेदर ही इज पुअर और रिच, यंग और ओल्ड, ब्लैक और वाइट, मैन और वुमेन, लर्न और illiterate should have equal vote in a democratic country, should have equal voice in a democratic country। तो सभी को, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, यंग है, ओल्ड है, सभी को वोट देने का अधिकार है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। इट एस्टैब्लिश ए ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये एक ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, ठीक है। थ्रू द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा जो वो सभी को मत देने का अधिकार दिया गया है, किसी भी तरह की कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाती है। ऐसा अडल्ट जिसकी एज 18 वर्ष या इससे अधिक हो गई हो, उसको मत देने का अधिकार होता है। तो किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन जो वो नहीं किया जाता है, सभी को वोट देने का अधिकार होता है। इट मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू ऑल। तो ये सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाता है, किसके प्रति? हम लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाता है, क्योंकि वी द पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स हु रन द गवर्नमेंट, हु मेक्स द गवर्नमेंट। तो हम लोग अपने वोटिंग के द्वारा प्रतिनिधियों को चुनते हैं, जो आगे जाकर सरकार बनाते हैं। इसलिए सरकार जो वो हमारे प्रति पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। टॉपिक नंबर सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? भारत में डिफरेंट प्रोसेस जो वो इलेक्शन की क्या है, भारत में किस तरह से इलेक्शन होते हैं। नंबर फर्स्ट, अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट। तो सबसे पहले जो वो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट होती है, तो हु अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वो डेट को अनाउंस करता है। द इलेक्शन प्रोसेस बिगिन as soon as the dates for the elections are announced. The election commission announces the dates for each and every election। तो मतलब प्रत्येक इलेक्शन की डेट जो वो कौन घोषित करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का
भारत में जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इलेक्शन डेट को घोषित करेगा। तो आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ डेट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स होती है, ठीक है। द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स कीपिंग इन माइंड देयर प्रोस्पेक्ट ऑफ विनिंग द इलेक्शंस। तो इस तरह से वो सिलेक्ट करते हैं कि वो आगे जा कर के इलेक्शन को जीते। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो वो उन्हीं कैंडिडेट्स को जो वो चुनाव में खड़ा करेंगी जिनसे उन्हें होप हो कि ये कैंडिडेट जो वो हमारी पार्टी के लिए इलेक्शन जीत जाएगा। तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, उसके बाद क्या होता है, फिलिंग द नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स। तो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जब कैंडिडेट को सिलेक्ट कर दिया था, उसके बाद कैंडिडेट जो वो अपना नॉमिनेशन पेपर फिल करते हैं, मतलब नॉमिनेशन पेपर जो वो भरते हैं, नामांकन पत्र जो वो इलेक्शन लड़ने के लिए भर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, देयर स्क्रूटिनी, उन नामांकन पत्रों की क्या होती है, जांच पड़ताल होती है कि कैंडिडेट जो वो चुनाव लड़ने का पात्र है कि नहीं है। उसके बाद जांच पड़ताल होने के बाद विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन बाय द कैंडिडेट्स। तो अगर कैंडिडेट चाहे तो चुनाव अपना नाम जो वो वापस भी ले सकता है चुनाव न लड़ने के लिए। मतलब अगर वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो अपना नाम वापस जो वो ले सकता है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, पब्लिकेशन ऑफ फाइनल लिस्ट। उसके बाद वो पब्लिकली जो वो फाइनल लिस्ट जो वो प्रकाशित कर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कौन कौन से कैंडिडेट और कितने, हाउ मैनी कैंडिडेट्स गोज टू फाइट द इलेक्शंस। मतलब कौन से कितने कैंडिडेट जो वो इलेक्शन जो वो लड़ने जा रहे हैं। तो टोटल कैंडिडेट्स जो वो इलेक्शन कमीशन जो वो उसकी फाइनल लिस्ट जो वो डिसाइड कर देता है। उसके बाद बेटा क्या है, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स। तो उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सिंबल जो होती है, सिंबल्स मतलब चुनाव चिन्ह जो वो अलॉट किए जाते हैं किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो कहता है नेशनल पार्टीज हैव देयर permanent symbols, but other parties and independent candidates are also allotted symbols so that even the ordinary voter can recognize the different parties and candidates very easily। तो नेशनल पार्टी के जो पहले से ही नेशनल आधार के ऊपर जो भी पार्टी हैं, जैसे बीजेपी है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ हैं, तो उनके जो पहले से ही इलेक्शन कमीशन ने निर्धारित कर रखे हैं क्या उनके क्या सिंबल्स हैं। और जो पार्टी ज़्यादा फेमस नहीं है या कोई कैंडिडेट इंडिपेंडेंट लड़ रहा है तो उसके लिए जो वो अलॉटमेंट करती है सिंबल्स की, ताकि जो है वो वोटर जो वो उनके सिंबल की पहचान करके उन्हें वोट दे सके। तो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स के बाद क्या होता है, इशूइंग ऑफ इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो पार्टी जो क्या करती है, अपनी घोषणा पत्र प्रकाशित करती हैं। इस घोषणा पत्र में क्या होता है कि पार्टीज ये बताती हैं कि अगर उनकी पार्टी जो वो सत्ता में आती है, ठीक है, तो वो देश के लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो देन द डिफरेंट पार्टीज प्रिंट देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो सो दैट द वोटर्स में इजीली नो देयर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज वेरी क्लोजली।
तो मैनिफेस्टो को प्रकाशित करती हैं, अपना मैनिफेस्टो देती हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि उनकी अगर वो चुनाव जीतते हैं, उनकी सरकार जो वो सत्ता में आती है, तो वो सरकार, उनकी जो सरकार है वो उनकी क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, क्या प्रोग्राम्स रहेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी देश को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है। उसके बाद देखिए कैंपेनिंग होती है, अभियान होता है। तो कैंपेनिंग में क्या किया जाता है, मतदाता को लुभाने का कार्य किया जाता है कि किसके द्वारा, जो कैंडिडेट जो वो चुनाव में खड़ा हुआ है, चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ है। तो देन बिगिंस द कैंपेनिंग्स फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स विच इंक्लूड्स पोस्टिंग, मीटिंग्स, स्पीचेस, processions and house to house canvassing. This thing goes on for many days and only stops 48 hours before the polling time. तो कहता है कि पोस्टिंग के द्वारा, ठीक है, स्पीचेस के द्वारा, ठीक है, हाउस टू हाउस जा कर के जो वो मतदाताओं को लुभाया जाता है। और ये अभियान जो है, ये कैंपेनिंग जो है वो कब रुकती है, 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग टाइम। पोलिंग टाइम से 48 आवर जो वो ये स्टॉप हो जाता है। अब जब कैंपेनिंग हो जाती है, उसके बाद वोटिंग, निश्चित डेट के ऊपर वोटिंग होती है। ठीक है। मतदाता जो वो अपने इच्छा अनुसार, ठीक है, बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, अपनी विशेष के अनुसार जो वो वोट डालते हैं। ठीक है। काउंटिंग ऑफ वोट्स, उसके बाद जब वोटिंग हो जाती है, फिर वोट्स की काउंटिंग होती है, और उसके बाद वोट की काउंटिंग्स हो जाती है। उसके बाद वो डिक्लेरेशंस ऑफ रिजल्ट की डिक्लेरेशन होती है। ठीक है बेटा। तो बेटा जो कैंडिडेट, जिस कैंडिडेट की वोट सबसे ज़्यादा होंगे वही विनर घोषित किया जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमने इस चैप्टर में हमने टॉपिक नंबर ये 3rd और 4th पढ़ा। ठीक है। जिसमें हमने टॉपिक, इसमें फर्स्ट हमारा था व्हाट इज़ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एंड व्हाई इट हैज़ बीन अडॉप्ट इन इंडिया। ठीक है। दूसरा टॉपिक इसमें हमारा था व्हाट इज़ द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने आपको बताया अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, फिलिंग द नॉमिनेशन ऑफ पेपर्स, देयर स्क्रूटिनी, withdrawal of nomination by the candidates and publication of final list, allotment of symbols, issuing of election manifestos, campaignings, voting, counting of votes and declaration of a result. Thank you very much. Okay.